फ्रेंड्स, जब भी कोई इंटरनेशनल क्राइसिस होती है ना, तो उसका इंपैक्ट सिर्फ उन देशों पे नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर दिखता है। हाल फिलहाल में जो ये मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रही है, जो वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, इसका इंपैक्ट जो है वो भारत के ऊपर भी अब दिख रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ रहा है और इसका ओवरऑल इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ सकता है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो ये मिडिल ईस्ट टेंशंस की जहां पर बात चल रही है, तो ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या जो ये पूरा एरिया है, ये बहुत ही एक क्रिटिकल रीजन है, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कोई टेंशन या वॉर लाइक सिचुएशन सीधा सीधा ऑयल प्राइसेस, ट्रेड फ्लोज और मार्केट को इंपैक्ट करता है, और इसी चीज का इंपैक्ट जो है वो हमारे भारत पर भी दिख रहा है। अगर बात करें सबसे पहले फाइनेंशियल टर्म्स में, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर तो इंपैक्ट बहुत बड़ा दिखा है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट पर जो इंपैक्ट है ना, वो दो चीजों के ऊपर से आ रहा है। एक तो जो ऑयल कंपनीज हैं या जो पेट्रोकेमिकल्स रिलेटेड जो चीजें हैं, उन सब के तो स्टॉक्स क्रैश कर ही रहे हैं, साथ साथ में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी के बीच में जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो यूजुअली इंडियन मार्केट से अपने पैसे को विड्रॉ करके एक ऐसी जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल हो। तो इससे अगर हम देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन यहां पर आया है। निफ्टी की अगर बात करें तो जो स्लिपेज है वो लगभग 24,700 के आसपास है। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर गिर रहा है, और अभी आने वाले टाइम में ये सिचुएशन कितना लॉन्ग चलती है, इस पर प्रेडिक्ट किया जाना मुश्किल है। इंडियन रुपी की भी बात भी करें तो लगभग 90-91 के आसपास वो चल रहा है, और जैसे जैसे यहां पर ये क्राइसिस बढ़ती हैं, इंडियन करेंसी जो है उसके ऊपर भी ये डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है। आगे अगर बात करें उससे पहले आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ्स, वीडियोस डालता हूं। साथ साथ में जो भी बच्चे 2027-28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी का जो एडिटोरियल होता है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाता भी हूं। आप सब मुझसे इंडियन एक्सप्रेस के लिए और साथ साथ में हिंदू के शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, जो कि जीडीपी जीवीए में क्या डिफरेंस है, या रियल इनकम नॉमिनल इनकम में क्या डिफरेंस है, टर्म्स जो होती हैं टैक्स की, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स की मैं शॉर्ट्स बनाता हूं, रील्स बनाता हूं, और आप उसके लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अब अगर आगे बात करें तो ऑयल प्राइसेस और एनर्जी सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस समय इंडिया के लिए, वो यही है। इंडिया की अगर ओवरऑल बात करें तो 90% से ज्यादा जो हम क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इस एरिया में होती है तो डायरेक्टली हमारे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को अगर देखें तो लगभग 10% से ज्यादा वो बढ़ चुकी हैं। अगर हमारी कंट्री की बात करें तो 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, एलपीजी कंजम्पशन का 60-65% और एलएनजी का लगभग 60% जो होता है वो हमारे इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अगर ऐसे में इस किसी भी तरह की कोई क्राइसिस यहां पर होती है तो उससे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा, और उसका इंपैक्ट ये होगा कि इंडिया को अपने फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है, हमारा इंपोर्ट जो बिल है वो बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ सकता है, और साथ साथ में जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं, जिसका इंपैक्ट इवन हमारे कंजम्पशन, एलपीजी कंजम्पशन के ऊपर भी दिख सकता है। तो जो ऑयल प्राइसेस और एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो यहां पर एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, और इसके लिए जो ये वॉर जैसी जो सिचुएशन है इसको ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज में ये स्कार्सिटी ला सकता है। अगर बात करें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस। देखिए अगर इस पूरे पैसेज की बात करें ना, तो ये पैसेज बहुत बड़ा नहीं है, लगभग शायद 30-35 किलोमीटर के आसपास है, शायद 35 किलोमीटर के अराउंड है, और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से। अगर हम बात करें इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये इंडिया में जो पर्टिकुलरली 2.5 to 2.7 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल आता है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, और यहां पे इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत जो है वहां से ये ऑयल सप्लाई होती है। अब अगर ये वॉर लाइक जो सिचुएशन है अगर ये कंटिन्यू रहती है और यहां पर ये चोक हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उससे यहां पर सप्लाई डिलेज होंगे, सप्लाई डिले होने की वजह से कॉस्ट एस्केलेट होगी, और ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ये चोकिंग पॉइंट हो रखा है इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसको लगातार इंपोर्ट्स के प्राइस को बढ़ा सकता है। अगर आगे बात करें ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बल्कि इसके अलावा और जो क्रूशल रूट है, जैसे बाब एल मांदेब स्ट्रेट है जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ आदन को
कनेक्ट करता है, वहां पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और इसकी वजह से जो शिप्स हैं उनको केप ऑफ गुड होप से रीरूट करके आना पड़ सकता है, जिससे कि ट्रैवल टाइम 15 से 20 दिन ज्यादा हो सकता है। अब इमेजिन करिए अगर कोई पेरिशेबल गुड्स हैं और ऐसे में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है उन गुड्स को अपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से अगर 15-20 दिन ज्यादा लग जाते हैं, तो एक तो उनकी पेरिशेबिलिटी जो होती है गुड्स की, उसकी वजह से गुड्स स्पॉइल हो सकते हैं। दूसरा, डिले होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तीसरा, इससे जो कंज्यूमर्स के चॉइस पैटर्न है उनके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। यानी कि सिर्फ हॉर्मोज स्ट्रेट नहीं, पूरे इंपैक्ट को, ये पूरे जो एरिया है इसको ये इंपैक्ट करता है। और यहां पर अलग अलग ट्रेड सी रूट्स अगर यहां फॉलो होते हैं तो उससे डिले होने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट्स को डिटेल में कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट इन कंट्रीज में जाता भी है। स्पेशली अगर बासमती राइस एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे बहुत बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई और यमन। अब ऐसे में अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है तो हमारे राइस एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट करेगा। दूसरा, यूएई इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, और आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इंडिया ने बहुत अच्छा करना भी स्टार्ट ही किया है। पीएलआई स्कीम की वजह से अब दुनिया का हर दूसरा स्मार्टफोन जो है वो भारत में बन रहा है, और अब अगर ये सिचुएशन ऐसी रहती है तो ये इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। आगे अगर बात करें, इंडिया जो एक्सपोर्ट अभी इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स करे हैं वो लगभग 4.1 बिलियन डॉलर के सिर्फ यूएई को करें, जिसमें 3.1 बिलियन डॉलर के सिर्फ स्मार्टफोन्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक बहुत बड़ा डेंट दे सकती है। बात अगर करें एविएशन और एयर कनेक्टिविटी की, तो यहां पर एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी काफी सारी फ्लाइट्स को तो रीशेड्यूल करा है या इवन कैंसिल भी करा है। तो कंफ्लिक्ट हैज अफेक्टेड एविएशन रूट इन द मिडिल ईस्ट, एयर स्पेस क्लोजर, सिक्योरिटी कंसर्न फोर्स्ड एयरलाइंस टू कैंसिल फ्लाइट और टू यूज ऑल्टरनेटिव रूट्स। स्पेशली एयर इंडिया और इंडिगो ने कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल किया या रीरूट किया है। अब देखिए इससे एक प्रॉब्लम और होती है, अगर मान लीजिए इन पर्टिकुलर एरियाज से ना जाके किसी और एरिया के थ्रू जाएंगे या रीरूट करेंगे तो उससे ट्रैवल टाइम एस्केलेट हो सकता है और उससे फ्लाइट की जो ओवरऑल जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो सकती है। तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट जो है एक आम आदमी के ऊपर सीधा सीधा पड़ता हुआ दिख सकता है। तो उसी आम आदमी के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो सप्लाई डिसरप्शन जो है वो इंडिया की पल्सेस के ऊपर भी बहुत आएंगी, पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट्स के इनपुट्स के ऊपर भी आएगा। तो अगर हम देखें तो इंडिया इंपोर्ट अराउंड 5 to 6 मिलियन टन ऑफ पल्सेस एवरी ईयर। अब ऐसे में अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो ये हमारे पल्सेस के इंपोर्ट को भी बहुत इफेक्ट करेगी। और आप सब जानते हैं कि पल्सेस का प्रोडक्शन तो हम बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण जो आम आदमी जो दाल खाता है उसकी प्राइसेस भी यहां इंक्रीज होती हुई दिख सकती हैं। और साथ साथ में पेट्रोकेमिकल इनपुट जो है ये लगातार हमारे पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट का 25% से ज्यादा है। तो अगर ऐसे केस में ये पेट्रोकेमिकल इनपुट हमारे पास नहीं आते या सप्लाई में डिले होता है तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ये हमारे ओवरऑल इंक्रीज इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इसके लिए रेडी है, क्या सरकार इन सब चीजों के लिए तैयार है, क्या सरकार इन क्राइसिस का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत सरकार जो है वो ये बात भली भांति जानती है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका अभी कुछ नहीं पता है कितने समय तक चलेगी। तो इंडिया यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को ढूंढ रही है, उनके साथ बातचीत हो रही है, ट्रेड डील्स हो रही हैं, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे अफ्रीका हो। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस को थोड़ा सा एडजस्ट किया जा रहा है ताकि जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह से जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसमें यहां पर थोड़ा सा चेंज देख सकें। और साथ साथ में हम डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ये इंपैक्ट है ये हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ना आए और इसका जो डेंट है वो हमारी इकोनॉमी पे मिनिमम से मिनिमम इफेक्ट दे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें ऐसी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आप मुझसे टेलीग्राम से तो जुड़ ही सकते हैं, साथ साथ में आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और साथ साथ में शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।